11 अप्रैल 1970 नासा तीसरी बार इंसानों को चांद की धरती पर उतारने के लिए उड़ान भरता है। इसके पहले नासा 2 बार इंसानों को सफलतापूर्वक चांद की धरती पर उतार चुका है। नासा की सैकड़ों लोग इस मिशन को सफल बनाने के लिए इसके हर एक पहलू पर नजर रखे हुए हैं। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती पर पहली बार कदम रखा था, उस बात को अभी 1 साल भी नहीं गुजारा है। इस फ्लाइट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स जिनका सपना है चांद की धरती पर कदम रखना। सब कुछ ठीक चल रहा है। इस यान में उन्हें सफर करते हुए 3 दिन बीत जाता है और ये चांद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और कुछ घंटों के बाद ये चांद पर लैंड करने वाले हैं। इनका अंतरिक्ष यान गोली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज से चल रहा है और अचानक उन्हें एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। इससे ही ये धमाका होता है, स्पेसक्राफ्ट के अंदर सभी अलार्म्स बजने लगता है। ये अपने इंस्ट्रूमेंट पैनल को देखते हैं तो पता चलता है कि एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो चुका है और उसकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और जो दूसरा ऑक्सीजन टैंक था उसकी सारे ऑक्सीजन बहुत तेजी से अंतरिक्ष में लीक होती जा रही है। ये एस्ट्रोनॉट्स अभी अंतरिक्ष में खो चुके हैं। ये धरती से इतनी दूर पहुंच चुके हैं कि ये एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। अब चांद पर जाना तो बहुत दूर की बात, अब सवाल ये है कि क्या ये एस्ट्रोनॉट्स धरती पर जिंदा आ भी पाएंगे या फिर नहीं। सच में अपोलो 13 की ये कहानी आपके दिल को दहला देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मंगल प्रसाद साहू और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन ने जब पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा तो इंसानों के लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय लोग नासा के इस मून मिशन को लेकर बड़े ही खुश थे। नासा के वैज्ञानिकों के इंसानों को चांद की धरती पर उतारना भी और उनका सही सलामत वापस धरती पर भी लाए। और उसके ठीक 4 महीने के बाद नासा ने अपोलो 12 को लॉन्च किया और एक बार फिर से 2 एस्ट्रोनॉट को चांद की धरती पर उतारा। नासा का अपोलो प्रोग्राम जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन अब लोगों ने नासा के अपोलो प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया था और सरकार को भी ये लगने लगा कि बार बार चांद पर जाने का कोई फायदा नहीं। नासा के अपोलो प्रोग्राम में बहुत खर्चा आ रहा था और उन्हीं दिनों में अमेरिका वियतनाम से जंग लड़ रहा था, तो अमेरिका सरकार चाहती थी कि नासा को अपोलो प्रोग्राम के लिए मिलने वाले फंड को कट करके उसे वियतनाम वार में लगाया जाए। लेकिन इधर नासा चाहता था कि उसका अपोलो प्रोग्राम जारी रहे और नासा ने अपोलो 20 तक की प्लानिंग कर रखी थी और नासा अपोलो 13 की तैयारियों में जुटा हुआ था। अपोलो 13 का मेन उद्देश्य था कि चांद की धरती पर जाकर वहां पर वैज्ञानिक परीक्षण करना और चांद कब हुआ, कैसे बना था इसका पता लगाना, जैसे पृथ्वी के ओरिजिन को भी पता लगाया जा सके। और मिशन की तरह इस मिशन में भी 3 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले थे। अपोलो 13 के कमांडर थे जिम लोबेल और फाइनली 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 को लॉन्च किया जाता है। इस लॉन्च को देखने के लिए करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। लेकिन अगर अपोलो 11 की बात करें तो उसके लॉन्च को देखने के लिए करीब 70 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ हुई थी। अब आप इस अंदाज लगा सकते हैं कि अपोलो प्रोग्राम का क्रेज जनता में किस कदर कम हो गया था। बार बार चांद पर जाने से लोगों को लग रहा था कि ये भी चांद पर जाने की एक रूटीन फ्लाइट है। इसी वजह से किसी भी बड़े चैनल ने इस लॉन्च को टेलीकास्ट ही नहीं किया। अपोलो 13 का ये लॉन्च सफल रहा और अब 3 दिन लगाएंगे चांद पर पहुंचने में। सब कुछ ठीक चल रहा था। लॉन्च के करीब 55 घंटों के बाद अपोलो 13 आधे से भी ज्यादा रास्ते को कवर कर चुका था। इस दौरान अपोलो 13 को क्रू धरती पर लाइव टेलीकास्ट करता है, जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे वो जीरो ग्रेविटी में रह रहे हैं। अपोलो स्पेसक्राफ्ट अंदर से कैसा है, लेकिन इस ब्रॉडकास्ट को कोई भी किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। मिशन के दौरान अपोलो 13 का क्रू धरती पर दिखाया मौजूद मिशन कंट्रोल के संपर्क में रहता है। नासा का मिशन कंट्रोल अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में था। ह्यूस्टन में बैठे नासा के वैज्ञानिक हर पल अपोलो 13 पर नजर बनाए हुए थे, छोटी से छोटी गतिविधि को देख रहे थे और अपोलो 13 के क्रू को हर पल गाइड कर रहे थे। आगे अपोलो 13 में क्या हुआ उससे पहले अपोलो 13 के इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। ये है अपोलो स्पेसक्राफ्ट, जो कि 3 भागों से मिलकर बना है। इनमें पहला भाग है ल्यूनर मॉड्यूल
और इस ल्यूनर मॉड्यूल का उपयोग तब होगा जब अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट से अलग होगा और इसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठकर चांद की धरती पर उतरेंगे। और जब चांद पर एस्ट्रोनॉट्स का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर से एस्ट्रोनॉट्स इसी ल्यूनर मॉड्यूल में बैठकर वापस अपोलो स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ल्यूनर मॉड्यूल का खुद का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसके द्वारा ये एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरने से लेकर वापस अपोलो यान में आने तक पावर और ऑक्सीजन की सप्लाई देता रहेगा। इस ल्यूनर मॉड्यूल का बस ये इतना ही काम है। अगर देखा जाए तो ल्यूनर मॉड्यूल को छोड़कर ये है मेन अपोलो स्पेसक्राफ्ट। ये 2 भागों से मिलकर बना है, जिसमें ये है कमांड मॉड्यूल। जो तीनों एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जा रहे हैं वो इसी कमांड मॉड्यूल में बैठकर जा रहे हैं। इसी कमांड मॉड्यूल के द्वारा ही एस्ट्रोनॉट्स पूरे स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। इसी के अंदर वो सारे कंप्यूटर्स और नेविगेशन सिस्टम लगे हैं जिनके द्वारा अपोलो स्पेसक्राफ्ट धरती से मिशन कंट्रोल के संपर्क में है। आप इस कमांड मॉड्यूल को अपोलो स्पेसक्राफ्ट का दिमाग भी बोल सकते हैं, लेकिन अपोलो स्पेसक्राफ्ट का जो तीसरा जरूरी भाग है वो है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल को अपोलो स्पेसक्राफ्ट का दिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल के लिए लाइफ सपोर्ट का काम करता है। कमांड मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखने के लिए जरूरी चीज़ों है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन, पानी इत्यादि। ये सभी सर्विस मॉड्यूल के द्वारा ही कमांड मॉड्यूल में पहुंचते हैं। सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी लगा है जिसके द्वारा ये एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचेंगे और अपने पाथ को सेट करके वापस धरती पर भी आएंगे। आप ये समझ लो कि बिना इस सर्विस मॉड्यूल के चांद पर जाना तो बहुत दूर की बात, वापस धरती पर भी नहीं आया जा सकता। जैसे कि मैं आपसे बोला था कि आप सर्विस मॉड्यूल को अपोलो स्पेसक्राफ्ट का दिल भी बोल सकते हो, और अगर इस दिल में ही हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ था अपोलो 13 के साथ। ये जो सर्विस मॉड्यूल है उसने ही काम करना बंद कर दिया था। दरअसल ब्रॉडकास्ट खत्म करने के करीब 7 मिनट के बाद जब अपोलो का क्रू सोने के लिए जा रहा था तब उसे ह्यूस्टन में मौजूद मशीन कंट्रोल से एक जरूरी काम करने के लिए बोला जाता है। मशीन कंट्रोल ने अपोलो के क्रू से ऑक्सीजन टैंक में लगे फैन को ऑन करके लिक्विड ऑक्सीजन को स्टीयर करने के लिए कहा। दरअसल स्टीयर का मतलब होता है कि किसी लिक्विड को आपस में मिलाना। दरअसल जब भी कोई स्पेस मिशन भेजा जाता है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इत्यादि गैस को लिक्विड फॉर्म यानी तरल रूप में कन्वर्ट करके भेजा जाता है। ऑक्सीजन इत्यादि को लिक्विड फॉर्म में भेजने का फायदा ये होता है कि कम जगह में ज़्यादा गैस को भरा जा सके। अब अंतरिक्ष में टेम्परेचर इतना कम होता है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन जमने लगती है, तो इस वजह से ऑक्सीजन टैंक में एक फैन लगाया जाता है जिसकी सहायता से ऑक्सीजन की बनने वाली परतों को आपस में मिलाया जाता है ताकि ऑक्सीजन हमेशा एक समान अवस्था में बनी रहे। और ये एक रूटीन प्रोसेस है जिसको कुछ घंटों के अंतराल पर हर बार करना पड़ता है। मिशन कंट्रोल ने अपोलो 13 के क्रू से इसी रूटीन प्रोसेस को करने के लिए कहा। जैसे ही जैक विक्रेट ने ऑक्सीजन टैंक में मौजूद फैन को चालू करने के लिए क्रायो स्टीयर्स के स्विच को दबाया, वैसे ही ऑक्सीजन टैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक स्पार्क पैदा होता है और ऑक्सीजन टैंक 2 ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इतनी जोर से होता है कि सर्विस मॉड्यूल का एक साइड से करीब 13 फीट का पैनल उखड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे ही ये ब्लास्ट होता है वैसे ही अपोलो एयरक्राफ्ट के अलार्म्स एक साथ बजने लगते हैं। इधर ह्यूस्टन में बैठे मिशन कंट्रोल के कंप्यूटर्स पर अजीब तरह की रीडिंग्स दिखाई देने लगती है। मिशन कंट्रोल को उन रीडिंग पर विश्वास नहीं हो रहा था। सर्विस मॉड्यूल में 3 फ्यूल सेल्स लगे थे जिनकी मदद से अपोलो स्पेसक्राफ्ट में बिजली की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन इस धमाके की वजह से 3 में से 2 फ्यूल सेल खत्म हो गए। अब स्पेसक्राफ्ट को केवल एक ही फ्यूल सेल से पावर मिल रही थी जो कि स्पेसक्राफ्ट को चलाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके बाद एस्ट्रोनॉट के सामने एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। दरअसल ब्लास्ट में एक ऑक्सीजन टैंक तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को दूसरे ऑक्सीजन टैंक की रीडिंग तेजी से नीचे गिरती हुई नजर आ रही थी। एस्ट्रोनॉट्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी जिम लेवल खिड़की की ओर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि ऑक्सीजन टैंक 1 से बड़ी ही तेजी से ऑक्सीजन अंतरिक्ष में जा रही है।
परेशानी ये थी कि सर्विस मॉड्यूल में केवल 2 ही ऑक्सीजन टैंक थे, जिनमें से एक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और दूसरा ख़त्म होने की कगार पर थी। ये ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट्स और पूरे कमांड मॉड्यूल को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी थी। एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और बिजली और पानी को बनाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। अब ऐसे हालातों में चांद पर जाना तो बहुत दूर की बात। मिशन कंट्रोल के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इन एस्ट्रोनॉट्स को अब वापस धरती पर कैसे लाया जाए। ये पृथ्वी से इतने दूर थे कि अगर इनको पृथ्वी पर वापस लाया भी जाएगा तो उन्हें अभी भी करीब 4 दिन और लग जाएंगे। क्या इतने दिनों तक एस्ट्रोनॉट्स बिना बिजली, पानी और ऑक्सीजन के सरवाइव कर पाएंगे? और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंडा का क्या, इसको कैसे झेल पाएंगे? क्योंकि पावर सप्लाई खत्म होने की वजह से अब स्पेसक्राफ्ट के हीटर भी बंद पड़े हैं और अंतरिक्ष की इतनी भयानक जगह है कि जहां पर उन्हें बचाने के लिए कोई रेस्क्यू मिशन भी नहीं भेजा जा सकता। और ऐसे किसी रेस्क्यू मिशन को भेजा भी जाएगा तो उसकी तैयारियों में ही 3 से 4 महीनों का समय लग जाएगा। अपोलो 13 को वापस लाने के लिए मिशन कंट्रोल ने एक प्लान बनाया। हालांकि ये प्लान काम करेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके अलावा मिशन कंट्रोल के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। अब सर्विस मॉड्यूल के फेल्योर से कमांड मॉड्यूल किसी काम का नहीं बचा था। इस वजह से मिशन कंट्रोल ने अपोलो 13 के क्रू को ल्यूनर मॉड्यूल में बैठने के लिए कहा। लेकिन यहाँ पर एक और परेशानी थी कि इस ल्यूनर मॉड्यूल को कुछ इस तरह बनाया गया था कि इसमें केवल 2 एस्ट्रोनॉट्स 20 घंटे तक ही बैठ सकते हैं, लेकिन अब इसमें ये 3 एस्ट्रोनॉट्स लगभग 4 दिनों तक बैठेंगे और इससे एक लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। अपनी सप्लाई और बिजली को बचाने के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को मिशन कंट्रोल की ओर से एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि स्पेसक्राफ्ट में मौजूद जितनी भी गैर कानूनी चीज़ों है उनको बंद कर दे ताकि पावर को धरती पर री एंट्री के लिए बचाया जा सके। पीने के लिए पानी लिमिटेड था तो एस्ट्रोनॉट्स को पूरे दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी पीने के ही इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे। हालांकि इन एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ 2 से 2.5 दिनों में ही धरती पर वापस लाया जा सकता है। इसके लिए इनको अपोलो स्पेसक्राफ्ट को ह्यूस्टन लेकर वापस धरती की ओर मोड़ना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चालू करना पड़ेगा। लेकिन मिशन कंट्रोल इस बात से चिंतित था कि सर्विस मॉड्यूल में कितना डैमेज हुआ है ये कोई नहीं जानता। इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेन इंजन को चालू करते ही स्पेसक्राफ्ट ही ब्लास्ट कर जाए। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चालू ना करने का ही फैसला लिया गया और अपोलो जान को धरती पर लाने के लिए एक दूसरे और लंबे रास्ते को चुना गया। ये अपोलो जान चांद की धरती पर जाएगा और चांद के पीछे से उसकी परिक्रमा करते हुए चांद की ग्रेविटी की सहायता लेकर एक स्लिंग शॉट की तरह वापस धरती की ओर आएगा। क्योंकि जब सर्विस मॉड्यूल में धमाका हुआ था तो उसकी वजह से अपोलो स्पेसक्राफ्ट अपने पाथ से भटक जाता है, तो सबसे पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को उस सही पाथ पर लाया जाए जिस पर चलकर वो चांद की परिक्रमा करके धरती की ओर आ सके। तो मिशन कंट्रोल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, क्यों ना लूनर मॉड्यूल के इंजन को चालू करके स्पेसक्राफ्ट के पाथ को फिक्स किया जाए। हालांकि लूनर मॉड्यूल के इंजन को इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया था कि उसको बार बार चालू करके बंद किया जाए, लेकिन उसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। पहली बार लूनर मॉड्यूल के इंजन को चालू किया जाता है और अपोलो स्पेसक्राफ्ट तय किए रास्ते पर चांद के पीछे पहुंच जाता है और लूनर मॉड्यूल के इंजन को बंद किया जाता है। अब ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतने दूर आ चुके थे कि ये एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर पहुंच चुके थे। अभी तक अपोलो 13 मिशन में कोई भी रुचि नहीं ले रहा था, लेकिन अब अपोलो 13 एक खबर बन जाता है। अपोलो स्पेसक्राफ्ट चांद की परिक्रमा करके जैसे ही पृथ्वी के ओर मुड़ता है वैसे ही लूनर मॉड्यूल के इंजन को एक बार फिर से बंद किया जाता है। जैसे स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी से बाहर निकलता है और तेजी से पृथ्वी की ओर आने लगता है। सौभाग्य से इस दूसरे बॉर्न को भी लूनर मॉड्यूल झेल जाता है, लेकिन परेशानी यही नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि लूनर मॉड्यूल को केवल 2 लोगों के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन 3 लोगों के बैठने के लिए
बैठने की वजह से केबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जो कि एस्ट्रोनॉट्स की हर सांस के साथ बढ़ती ही जा रही थी। दरअसल पृथ्वी पर हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पृथ्वी का एनवायरनमेंट बैलेंस कर देता है, लेकिन अपोलो स्पेसक्राफ्ट में इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बैलेंस करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कॉनिस्टर्स का उपयोग किया गया था और सिंपल से केमिकल रिएक्शन के द्वारा CO2 के लेवल को कंट्रोल में रखा जाता है। लेकिन ल्यूनर मॉड्यूल में लगा कॉनिस्ट सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बना था, जो कि कुछ ही समय तक काम कर सकता था। स्पेसक्राफ्ट में इस CO2 का लेवल को कम नहीं किया गया तो ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही देर में अपना दम तोड़ देंगे। लेकिन सौभाग्य से खबर ये थी कि बंद पड़े कमांड में एक बड़ा कनिष्ठ बॉक्स लगा था, लेकिन परेशानी ये थी कि ल्यूनर मॉड्यूल में लगे कनिष्ठ और कमांड मॉड्यूल में लगे कनिष्ठकर को अलग अलग कंपनियों ने बनाया था। इस वजह से दोनों की ही डिजाइन अलग अलग थी। धरती से मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को गाइड किया और स्पेसक्राफ्ट में मौजूद चीजों से जुगाड़ करके उन्होंने इस परेशानी को भी सॉल्व कर लिया और CO2 का लेवल नीचे गिरने लगा। ह्यूस्टन में मौजूद वैज्ञानिकों को लगा कि इन एस्ट्रोनॉट्स का नींद लेना बहुत जरूरी है ताकि इनका दिमाग सही तरह से काम करता रहे। लेकिन अंतरिक्ष यान में ठंडा इतनी थी कि इनको नींद कैसे आ जाए। स्पेसक्राफ्ट की विंडोज पर भी बर्फ जमने लगी थी। ठंडा के मारे इन एस्ट्रोनॉट्स का बुरा हाल था। जैसे तैसे ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के करीब आते हैं, लेकिन अभी भी इनको एक और बड़ी चुनौती को पार करना था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक सही एंगल पर एंट्री करना बहुत जरूरी था। अगर ये एंगल थोड़ा कम होगा तो स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से टकराकर बाउंस बैक करके सीधा अंतरिक्ष में चला जाएगा और फिर ये कभी धरती पर वापस नहीं लौट पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तालाब में एक खास एंगल पर पत्थर फेंकने से वो पानी के ऊपर उछलने लगता है। अभी अपोलो स्पेसक्राफ्ट का एंगल पृथ्वी पर री एंट्री करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। ल्यूनर मॉड्यूल में इस एंगल को सेट करने के लिए कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं डाला गया था। इस वजह से इस एंगल को एस्ट्रोनॉट्स को मैनुअली सेट करना था। मिशन कंट्रोल के द्वारा कुछ कैलकुलेशन किया गया और एस्ट्रोनॉट्स को गाइड किया गया कि कितने समय तक कौन सी इंजन को चालू करना है। 2 एस्ट्रोनॉट्स ने कंट्रोल को संभाला। एक एस्ट्रोनॉट्स की नजर घड़ी पर थी और तीसरी बार इंजन को चालू किया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स ने री एंट्री के एंगल को भी फिक्स कर लिया। अब एस्ट्रोनॉट्स के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। री एंट्री के लिए उन्हें कमांड मॉड्यूल में वापस जाना जरूरी था, क्योंकि केवल कमांड मॉड्यूल को ही री एंट्री के लिए डिजाइन किया गया था। इसके लिए पावर बचाने के लिए इसके ऊपर हीट शील्ड लगी थी। अच्छी बात यह थी कि री एंट्री के लिए पावर बचाने के लिए कमांड मॉड्यूल को बहुत पहले ही बंद कर दिया था, जिसके वजह से री एंट्री के लिए कमांड मॉड्यूल में रखी बैटरी में पर्याप्त पावर थी। एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में आते ही और उसे चालू करते हैं और सर्विस मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग कर देते हैं। जब सर्विस मॉड्यूल अलग हुआ तो एस्ट्रोनॉट्स ने देखा कि सर्विस मॉड्यूल में कितना बड़ा डैमेज हुआ था। एस्ट्रोनॉट्स ने डैमेज हुई सर्विस कुछ तस्वीरें भी ली। अब समय आ गया था लूनर मॉड्यूल को भी अलविदा कहने का, जिससे अभी तक एस्ट्रोनॉट की जान बचाई। आमतौर पर एस्ट्रोनॉट इस लूनर मॉड्यूल को चांद के ऑर्बिट में छोड़कर भी आ जाते हैं, लेकिन इस मिशन में इस लूनर मॉड्यूल ने एक अलग रोल निभाया। इस वजह से इसे पृथ्वी तक लाना पड़ा और कमांड मॉड्यूल से लूनर मॉड्यूल भी अलग हो जाता है। अब इस मिशन का आखिरी पड़ाव बचा था, जो कि सबसे खतरनाक था। इस कमांड मॉड्यूल को पैसिफिक ओशन में लैंड करना है, जहाँ पर यूएस नावी के जहाज इन एस्ट्रोनॉट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ह्यूस्टन में बैठे वैज्ञानिकों को कुछ चिंता सता रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि उस धमाके की वजह से कमांड मॉड्यूल की हीट शील्ड डैमेज हो गई हो। अगर ऐसा होगा तो कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ब्लास्ट कर जाएगा। और दूसरी चिंता ये थी कि अंतरिक्ष की कड़कड़ी ठंडी की वजह से कहीं कमांड के पैराशूट जम तो नहीं गए, और क्या पैराशूट समय पर खुलकर कमांड मॉड्यूल की रफ्तार को कम कर पाएगा या फिर नहीं। और वैज्ञानिकों की तीसरी चिंता ये थी कि जब ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए उनसे संपर्क टूट जाएगा, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या हुआ है।
फाइनली कमांड मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायुमंडल अपना असर दिखाने लगता है। कमांड मॉड्यूल आग के एक गोले में तब्दील हो जाता है और अचानक ही कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है। इन एस्ट्रोनॉट से मिशन कंट्रोल का संपर्क टूट जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि अगले 3 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट से फिर से संपर्क किया जा सकेगा, लेकिन 3 मिनट के बाद एस्ट्रोनॉट्स की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ह्यूस्टन में मौजूद वैज्ञानिकों को एक साथ साथ धरती पर मौजूद सभी लोगों की सांस थमी हुई थी। 10 सेकंड गुजर जाता है, 30 सेकंड भी गुजर जाता है और 1 मिनट भी गुजर जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर इन एस्ट्रोनॉट के साथ क्या हुआ है? क्या हीट शील्ड सही सलामत थी? क्या पैराशूट समय पर खुले होंगे? 1 मिनट 20 सेकेंड गुजर जाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फाइनली कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के 4 मिनट के बाद एस्ट्रोनॉट्स 4 मिनट 27 सेकेंड के बाद एस्ट्रोनॉट से संपर्क होता है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट सही सलामत धरती पर वापस आ चुके हैं। नासा का ये अपोलो 13 मिशन बन जाता है इतिहास का एक सक्सेसफुल फेल्योर। अपोलो 17 वो आखिरी मिशन था जब नासा आखिरी बार चांद पर गया था। दोस्तों, मैं आपको सभी चीज जो अपोलो 13 के बारे में है मैं आपको बताने के लिए कोशिश किया हूँ। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे कि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रोत्साहन देगा आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।